ऑप्शंस हिस्ट्री है और मेरा ये बिहार बीपीएससी में 5वां अटेम्प्ट है। मेरा दूसरा इंटरव्यू है। कौन से पद पे तैनात हैं आप? लेखपाल। लेखपाल जी। अच्छा, रिसेंट न्यूज़ या वीडियोस अगर हम सोशल मीडिया पे देखते हैं तो लेखपाल का जो पद है यस। उसके बारे में हाईकोर्ट के कुछ जजों ने बहुत आपत्तिजनक टिप्पणी की है। इस पे आपका क्या कहना है? सर मुझे टिप्पणी बारे में पता नहीं है कि सर। लेखपाल अगर लिख दे तो उसका लिखा भगवान भी नहीं काट सकता। ये क्योंकि सर जमीनी स्तर पे हम जब काम करते हैं और पहले जो था वो डिजिटलाइज नहीं था, तो जो लेखपाल ही लिखता था वही जमीन के संबंधी विवाद में वही माना जाता था, क्योंकि जमीनी स्तर पे ही कार्य करता था। इसीलिए कहा जाता है इसे ये लोगों द्वारा कि जो लेखपाल लिख दे उसको भगवान भी नहीं काट सकता। आज के समय में उसकी क्या सच्चाई है? सर लगभग 50-50 अब हो गया है, क्योंकि सर लगभग चीज़ें डिजिटलाइज हो गई हैं। जैसे जो अब रियल टाइम खतौनी बनने लगी है, लेकिन खसरा अभी भी बन रहा है। तो बाकी अन्य जैसे हम लोग को ये कई अधिकारों से किसी का कोई आपदा आ गई तो हम लोग मूल्यांकन करके देते हैं। तो कुछ जगहों पे है कि जहाँ पे हम लोग अपने विवेक से कार्य करते हैं। बाकी लगभग मेजॉरिटी जहाँ पे हो गया है कि हम लोग बस केवल सरकार के दिशा निर्देशों काम करते हैं, बाकी चीज़ें डिजिटलाइज हो चुकी हैं। ठीक है। रेवेन्यू कोर्ट का जो सिस्टम है उससे तो आप परिचित होंगे। यस सर। उसकी क्रोनोलॉजी जरा मुझे बता दीजिए, हायरार्की कहाँ से शुरू होता है कहाँ खत्म होता है? सर सबसे पहले होता है नायब तहसीलदार का कोड, उसके ऊपर होता है सब तहसीलदार का कोड, फिर एसडीएम का, फिर एडीएम का, फिर डीएम साहब का। उसके बाद उसके उपरांत सर डीएम के कोर्ट के ऑर्डर को चैलेंज करना हो तो कहाँ जा सकते हैं? उसके बाद सर जो मुझे इस बारे में भी नहीं पता, उसके बाद सर नॉर्मल कोर्ट में जाएंगे अगर वो होगा। राजस्व रेवेन्यू के राजस्व के अधिकारी तो जो सचिव होते हैं वो सबसे बड़ा कोर्ट चलाते हैं, उसके बाद हम जाते हैं। मुझे सर उस बारे में आइडिया नहीं, मैं भी यहीं तक देखा हूँ सर, यही आइडिया है सर। सॉरी सर। अच्छा, पोएट्री लिखना और देखना आपकी हॉबी है? यस सर। कौन से पोएट को सुनते हैं आप? सर जॉन एलिया मुझे पसंद है। क्यों पसंद है वो? सर वो बहुत गहरी बातें कहते हैं बहुत कम शब्दों में। तो कोई ऐसी बात उनकी बताइए, कोई शेर उनका या कोई पोएट्री उनकी बताइए। हर कोई कहाँ सिर्फ बातों से सीखा है, सबको एक हादसा जरूरी है। तो इसे क्या समझ में आता है? जैसे इससे ये समझ में आता है कि हर इंसान को मतलब जब तक चोट नहीं लगती या कि उसको सामने, तब तक वो सीखता नहीं है। उसको चोट लगने पे ही वो सीखता है। तो क्या आपके जीवन में ऐसा हुआ है? जी सर। तो कुछ बताना चाहेंगे उसके विषय में? सर जैसे मैं 66 बीपीएससी का जब इंटरव्यू दिया था तो मैं बहुत ही कैजुअल में गया था। मेरा पहला ही मेंस था और पहला ही इंटरव्यू भी हो गया, तो बहुत ही कैजुअल में गया था कि हो जाएगा। लेकिन जब नहीं हुआ, फाइनल सिलेक्शन 1 नंबर से रह गया, तो फिर उसके बाद फिर मेरा मेंस नहीं हुआ, उसके बाद फिर प्रीलिम्स नहीं हुआ। तब लगातार जब मेरी स्थिति गिरती गई तो फिर मैं थोड़ा सीखा और अच्छे से फिर मेहनत किया। आज 17 बीपीएससी का इंटरव्यू दे रहा हूँ सर। अच्छा, तो बिहार में आप नौकरी करना चाहते हैं? यस सर। बिहार की सांस्कृतिक विशेषता के विषय में क्या कहना चाहेंगे आप? क्या विशेषता है बिहार की संस्कृति की जो उसको बाकी देश के अन्य राज्यों से अलग बनाती है, विशिष्ट बनाती है? पर बिहार कल्चरली तौर पे जहाँ से मैं पूर्वांचल से बिलोंग करता हूँ वहाँ तक वो सेम है। और बिहार में भाषा जो है वो भोजपुरी और मैथिली ज़्यादा बोली जाती है। बाकी इसके अलावा भोजपुरी भाषा है क्या सर? भोजपुरी भाषा है सर बोली में जो वहाँ पे बोली जाती है, बोली में भोजपुरी आती है। एक बोली भोजपुरी, मैथिली तो भाषा अभी उसको दर्ज कर दिया गया, भोजपुरी को भी नहीं दिया गया। उसके अलावा भोजपुरी भाषा क्यों नहीं है? क्योंकि सर इसका कोई इतिहास मतलब जो साहित्य उतना विकसित नहीं है कि जैसे ना कोई इसके, ये कई चीज़ों को मिक्स होकर बने हैं। जैसे इसमें बघेली का भी कुछ पार्ट है, कुछ पार्ट हिंदी का भी है। तो वो तो हर भाषा के साथ है, अन्य भाषाओं से वो इनपुट लेती है भाषा, जैसे इंग्लिश भाषा है, अन्य भाषाओं को मिला के बनी है। तो भोजपुरी का साहित्य तो है ही। यस, साहित्य है, लेकिन सर उतना नहीं, मतलब बहुत कम है।
मुझे एग्जैक्ट सर अभी इस बारे में सॉरी सर पता नहीं, मैं नहीं सही से भी अच्छे से मैं पढ़ लूँ सर इसको। ठीक है। पूर्वांचल का जो क्षेत्र है और भोजपुरी प्रधान क्षेत्र है, यस सर। और बिहार के जो भोजपुरी स्पीकिंग डिस्ट्रिक्ट्स हैं, यस दोनों में क्या अंतर है? सर मुझे उतना कुछ अंतर लगता नहीं है। कल्चरली तौर पे भी हम लोग सेम हैं, ज़्यादातर भाषाएं भी, जैसे मैं जहाँ से वहाँ थोड़ा भाषा का अंतर होता है कि हम लोग अवध क्षेत्र से आते हैं तो अवधी भाषा मिक्स होती है, बोलने में थोड़ा अलग होता है। बाकी जो कल्चर है लगभग हम लोग का सेम ही है, सब त्यौहार भी मनाने का तरीका सब कुछ सेम ही लगता है सर। मैंने जितना घूमा मुझे ज़्यादा डिफरेंस नहीं दिखा सर। जब हम भोजपुर बोलते हैं, यस जो कि बिहार के अंदर एक क्षेत्र है, यस तो उससे क्या अभिप्राय देते हैं? सर भोजपुर जिला है जहाँ उसका मुख्यालय आ रहा है, लेकिन इसका अभिप्राय मुझे अभी इस बारे में सर पता नहीं, सॉरी सर। बिहार में जो मिथिला संस्कृति है, यस उसके विषय में क्या कहना चाहेंगे? कैसे वो भोजपुरी संस्कृति से अलग है? सर मिथिला संस्कृति का सर कल्चरली वहाँ के कई तरह की, मतलब भोजपुरी में जैसे कल्चर में डांस अलग है, वहाँ का डांस अलग, लोकगीत अलग है। कौन सा डांस है वहाँ? जैसे भोजपुरी में सर ज़्यादातर एक कठघोड़वा प्रसिद्ध है, और एक मतलब जो ये शाहबाद के यहाँ क्षेत्र में एक सर लौंडा नाच है। और जबकि वहाँ पे ज़्यादातर मिथिला क्षेत्र में सर जो एक दिवाली पे नृत्य किया जाता है, मुझे अभी नाम भूल गया सर, वो ज़्यादा प्रसिद्ध है। वहाँ पे मधुबनी पेंटिंग ज़्यादा प्रसिद्ध है, वहाँ राम भगवान के गीतों के ज़्यादा प्रसिद्ध है। जबकि अगर पेंटिंग हमें मिले यस तो हम क्या देख के पहचान सकते हैं, कौन सी विशेषता देख के बता सकते हैं कि ये मधुबनी पेंटिंग की शैली में बना चित्र? मधुबनी पेंटिंग में चटक रंगों का यूज किया जाता है, बहुत ज़्यादा रंग चटक होंगे, लाल हरा पीला इन सब हो जाए। और इसमें जैसे इसमें ज्योमेट्रिक का बहुत यूज होता है, जैसे सर्किल लाइंस। और सर जैसे मैं अगर देखता हूँ कोई उसमें, तो अगर मछली है अन्य कई चीज़ें हैं तो लग जाता है कि ये रंग और ज्योमेट्री अन्य चीज़ देख के, बॉर्डर होता है इसमें, तो ये सब देख के कि ये मधुबनी पेंटिंग है सर। मिथिला जो एरिया है वो शायद नॉर्थ बिहार में आता है, और नॉर्थ बिहार अपने बाढ़ के लिए प्रसिद्ध है। यस सर। तो ऐसी क्या वजह है कि नॉर्थ बिहार में हर वर्ष इतनी ज़्यादा बाढ़ आती है और अभी तक आज़ादी के इतने सालों के बाद भी हम उसको कंटेन करने में सफल नहीं हुए? सर पहले ये बताते हैं सर क्यों आती है, क्योंकि वहाँ पे सर कोसी जो नदी है वो अपना लगातार रूप बदलती रहती है, वो कभी उसका क्षेत्र लगातार बदलता रहता है। क्या वजह उसकी? सर उसका कारण वहाँ का प्लेन है, मुझे और इसके बारे में कारण सर नहीं पता है। लेकिन ये जो कोसी नदी सबसे ज़्यादा बाढ़ लाती है बिहार में, तो उसका सर बहुत ज़्यादा प्लेन है, कोसी उसकी जो बहने की दिशा है वो बदलती रहती है, इसी कारण सर बाढ़ आता है। और सर गाद की समस्या है, और ये बहुत ज़्यादा ये नदी हिमालय से निकलती है तो बहुत ज़्यादा पानी आता है, और इसी कारण सर वहाँ पे बाढ़ आती है मिथिला के क्षेत्र में। बिहार की अर्थव्यवस्था अगर हम देखें तो उसमें महिलाओं का कंट्रीब्यूशन वर्तमान परिदृश्य में कैसा है? सर जी वर्तमान परिदृश्य में पहले उतना नहीं सही था, लेकिन हाल के पिछले वर्षों में लगातार बढ़ रहा है सर। पिछले कैसे कह सकते हैं? सर जी जैसे जीविका दीदी एक कार्यक्रम शुरू किया गया है, उसके तहत और एक सात निश्चय के तहत महिलाओं को रोजगार में आरक्षण दिया जा रहा है, और जीविका दीदी कार्यक्रम के तहत ये तो सरकारी योजनाएं हैं। जी सर। बिहार की अर्थव्यवस्था में महिलाओं का योगदान है कैसे? जो एग्रीकल्चर है बिहार का, वो ज़्यादातर महिलाओं द्वारा ही किया जा रहा है, क्योंकि पुरुष सर पलायन करके वो अन्य जैसे दिल्ली मुंबई महानगरों में जा चुके हैं, तो एग्रीकल्चर में मेजॉरिटी जो है वो महिलाओं द्वारा ही किया जा रहा है सर। यस सर। थैंक यू सर। अजीत जी, जैसा कि मैं देख रहा हूँ फॉर्म आपकी हिस्ट्री सब्जेक्ट है। यस सर, ऑप्शन हिस्ट्री। ये बताइए कि अभी हम लोग समाचार पत्रों में देख रहे हैं कि एक दिन ट्रम्प साहब प्रेस की ब्रीफिंग कर रहे थे। यस। तो जो उनका इस समय पॉलिटिकल जो दृष्टिकोण है, यस, जब उनसे कुछ सवाल किए गए इस वेनेजुएला वाले मैटर को लेकर के, यस,
तो उन्होंने कहा कि अब जो नई सिचुएशन में जो पॉलिटिकल माइलेज लेने की कोशिश कर रहे हैं, उन्होंने कहा कि ये डोनरो जो है कि डॉक्ट्रिन है। तो उसके पहले मैं आपको इंडिकेट कर रहा हूँ, क्योंकि हो सकता है कि नहीं है तो इसको आप समझ ना पाए। एक मुनरो डॉक्ट्रिन आती थी, ये मुनरो डॉक्ट्रिन क्या है इतिहास में? सर सॉरी सर, मुझे इस बारे में पता नहीं, मुनरो डॉक्ट्रिन के बारे में। दूसरी बात, मैं उसी अंतर्राष्ट्रीय समाचार से मैं लेना चाहूँगा। नाटो की बात चल रही थी वहाँ पे, यस जिस प्रकार से ग्रीनलैंड को लेकर के वो योजनाएं उनकी चल रही है। यस सर। उससे जो है कि अगर आप देखेंगे डेनमार्क के प्रधानमंत्री का, तो Yes, उन्होंने sir. कहा कि अगर इस प्रकार का अमेरिका कोई हरकत करता है, जैसे डेनमार्क के ऊपर आक्रमण करता है, तो ये नाटो खत्म हो जाएगा। Yes, ये sir. नाटो क्या चीज़ है? नाटो सर द्वितीय विश्व युद्ध के बाद जब दो ध्रुव बन गए थे, एक अमेरिका और एक यूएसएसआर, तो जो अमेरिका के नेतृत्व में यूरोप और अमेरिका ने एक सैन्य गठबंधन बनाया, इसे नाटो कहा जाता है। और ये यूएसएसआर के विरुद्ध बना था। इसका उद्देश्य क्या? इसका उद्देश्य था रक्षा करना यूएसएसआर की, यूरोप की और अमेरिका की। जिस इसमें एक आर्टिकल है सर कि अगर एक देश पे युद्ध, सभी देशों पे युद्ध माना जाएगा। अच्छा, यस सर। तो मतलब क्षेत्रीय है आगे कुछ उसका, और मैंने हम लोग लगाए सर इसका पहले सैन्य गठबंधन था, लेकिन इसके अब धीरे धीरे अब यूएसएसआर रहा नहीं, तो इसके मायने भी धीरे धीरे बदलते गए हैं। कौन नहीं रहा, मतलब नाटो नहीं? नहीं, यूएसएसआर नहीं रहा, अब तो रसिया हो गया, टूट गया है। तो अब इसमें और भी अभी लेकिन विशेषता है सैन्य गठबंधन, ये सर नाटो। ये देखिए 1857 के विद्रोह में यस सर। बिहार की क्या भूमिका देख रहे हैं? सर 1857 के विद्रोह में बिहार की प्रमुख भूमिका थी, क्योंकि जैसे इसमें सर पटना में सर पीर अली और आरा में बाबू कुंवर सिंह, जब आरा जगदीशपुर बाबू कुंवर सिंह शाहाबाद के इलाके में, ये सब प्रमुख क्रांतिकारियों में से एक थे बाबू कुंवर सिंह। क्या 1857 के विद्रोह को देश का प्रथम स्वतंत्रता संग्राम कहेंगे? सर वैसे कहा जाए तो यस सर, कहा जा सकता है। कैसे कैसे प्रूव करने के लिए कौन कैसे करेगा? क्योंकि सर इसमें लगभग देश के नॉर्थ इंडिया तो लगभग पूरा ही सर इसमें था, साउथ इंडिया में थोड़ा बहुत सर कम था, लेकिन सर इसके और नॉर्थ इंडिया में सभी लगभग पार्ट, सभी जो जैसे किसान भी इसमें सम्मिलित थे, आदिवासी भी सम्मिलित थे, अन्य सभी लोग इसमें पार्टिसिपेट किए थे। तो और इसका उद्देश्य ये था कि अंग्रेजों को बाहर भगाना। सभी लोग यही चाहते थे, अल्टीमेट सबका उद्देश्य लास्ट में यही था कि अंग्रेजों को हटाओ। तो इसी वजह से इसको कहा जा सकता है। ऐसा नहीं लगता है आपको कि लक्ष्मीबाई कह रहे हैं कि मुझे मेरी झांसी दे दो? आरा में आपने देखा कि बाबू कुंवर सिंह ने कहा कि हमारी हमको जिम्मेदारी वापस कर दो। नाना साहब कह रहे हैं कि हमारी पेंशन हमको वापस कर दो। ये तो फिर आपको आपके बताने की विरुद्ध बातें दिख रही हैं। सर ये तात्कालिक कारण थे कि हमको झांसी दीजिए, लेकिन झांसी भारत का पार्ट है, और अगर झांसी स्वतंत्र हुआ तो झांसी से अंग्रेज निकल गए, तो अल्टीमेट तो देश ही स्वतंत्र हो रहा है। अगर सभी राजा एक साथ मिलके अगर हम किसी स्वतंत्र कराएं अपने अपने क्षेत्र में, तो अंग्रेज निकल ही जाएंगे, यही उद्देश्य था। नहीं तो व्यक्तिगत स्वार्थ नहीं दिख रहा है कि अगर आप झांसी हमको वापस कर दीजिए? यस सर, व्यक्तिगत स्वार्थ इसमें था सर, लेकिन व्यक्तिगत स्वार्थ तो इसमें दिखता, प्रत्यक्षता देखने पे दिखता, लेकिन अप्रत्यक्ष तौर पे देखें व्यापक रूप में तो ये दिखता, परिलक्षित होता है कि पूरा जो देश के सभी राजा थे या जमींदार थे, वो यही चाहते थे कि अंग्रेज हमारी भूमि से बाहर जाए, अंग्रेज भूमि से बाहर जाए। ये बताइए कि जब हम लोग 1857 के विद्रोह यस सर के प्रभाव को अगर देखा जाए, या मूल कारण मैं आपसे जानना चाहूँ, मूल कारण कि 1857 का मूल कारण क्या था, किसको आप बताएंगे मुझको? मूल कारण था सर इकोनॉमिक तौर पे जो भारत में बहुत ज़्यादा शोषण हो रहा था सर। इस मेरे हिसाब से सर पॉलिटिकल था, लेकिन पॉलिटिकल राजा तक सीमित थे। अगर जनता शामिल हो रही थी और तो इकोनॉमिक तौर पे था, और दूसरा अगर मेरे हिसाब से वो सेना जो को दिक्कत थी कि जो वहाँ मंगल पांडे जी को उनको किया गया था, ये दोनों मेरे हिसाब से सबसे बड़े कारण थे सर। ये बताइए गांधी जी यस चंपारण सत्याग्रह के समय यस जाते हैं चंपारण में, यस मूल कारण क्या था? सर वहाँ पे तिनकठिया व्यवस्था के तहत जो नीलहे थे बागान मालिक, वो उनको ज़बरदस्ती नील की खेती कराते थे और उनका सही उचित दाम नहीं देते थे, तो वहाँ के लोग बहुत परेशान हो गए, इसलिए गांधी जी को बुलाया था, तो गांधी जी चंपारण गए थे। चंपारण गए थे। अभी बताइए कि मगध के साम्राज्य को यस सर इस्टेब्लिश करने में सबसे प्रमुख कारण क्या था? मगध के साम्राज्य को सबसे प्रमुख कारण था उसकी
ज्योग्राफी। तो ज्योग्राफी यस सर। कैसे, क्या कुछ समझाएंगे? सर इसकी ज्योग्राफी इसलिए क्योंकि वो जहाँ पे एस्टेब्लिश हुआ था उसी के बगल सर झारखंड में, जो आज का मौजूदा झारखंड से अविभाजित बिहार था, वहाँ पे सर लोहे की खदानें थी जिनसे हथियार बने और नए नए औजार बने, जिससे सर वहाँ पे एग्रीकल्चर बढ़ा, खाद्यान्न आपूर्ति बढ़ी, जिससे सर वो एरिया विकसित हुआ और वो एक साम्राज्य के रूप में विकसित हो गया सर। ये बताइए, जैसे अगर हम बौद्ध धर्म के बारे में चर्चा करें। यस सर। तो अभी हाल ही में प्रधानमंत्री जी ने पिपरावा के बारे में गए थे वहाँ। यस सर। पिपरावा क्या चीज़ है, क्या क्यों ऐतिहासिक दृष्टिकोण से उसका क्या महत्व है? सर जब गौतम बुद्ध जी की गौतम बुद्ध निर्वाण प्राप्त हुए, उनकी मृत्यु के बाद सर उनके जो 8 स्तूप बने उनके रिलिक्स पे, निर्वाण की महापरिनिर्वाण, महापरिनिर्वाण, महापरिनिर्वाण प्राप्त हुए, तो उनके जो रिलिक्स पे स्तूप बनाए गए। तो उनका एक स्तूप जो बना था पिपरहुआ स्तूप, बोला सबसे प्राचीन स्तूपों में से एक है। तो वहाँ पे गौतम बुद्ध जी के, महात्मा गौतम बुद्ध के रिलिक्स स्थापित थे, इसी वजह से प्रसिद्ध है। ये बताइए कि निर्वाण और ज्ञान में क्या अंतर है? सर निर्वाण और ज्ञान का मैं एग्जैक्टली अभी नहीं बता पाऊंगा, सॉरी सर। सर थैंक यू सर। एक रिसेंट डेटा आया है कि इंडिया का जो जीडीपी ग्रोथ है वो 7.4%, यस सर। जबकि इतना टैरिफ को लेकर इतना ज़्यादा मामला था अमेरिका से। क्या कारण है, कितना अच्छा परफॉर्मेंस हो रहा है? सर जी इसका एक कारण है कि भारत ने अपने इंडस्ट्री सेक्टर में काफ़ी इन्वेस्ट किया है और सर्विस सेक्टर का कोरोना के बाद ग्रोथ हुई है। इंडस्ट्री में जो PLI स्कीम है, प्रोडक्शन लिंक्ड इंसेंटिव स्कीम, उसके तहत सर जो हमारी इंडस्ट्री सेक्टर है वो अच्छा परफॉर्म कर रहा है। यस सर। तो इन्वेस्टमेंट भी बढ़ना चाहिए, लेकिन इन्वेस्टमेंट तो जो FDI है वो उतना बढ़ नहीं रहा है। इतना अच्छा ग्रोथ रेट है भारत में। सर मेरे हिसाब से, मैं अगर कहें तो बताएं, मैं एग्जैक्टली FDI नहीं बता सकता। ये वैष्णो देवी मेडिकल कॉलेज का क्या मामला चल रहा है? सॉरी सर, ये इस बारे में नहीं पता। बिहार की सबसे इम्पोर्टेंट जो स्कीम्स हैं, यस सर, उनके बारे में बताइए, जिन्होंने इलेक्शन में बहुत मैजिक क्रिएट किया। इलेक्शन में सर सबसे ज़्यादा मैजिक के 10,000 रुपये जो जीविका दीदी को दिए हैं। ठीक है, एक जीविका दीदी को भी। और दूसरा सर 7 निश्चय जो पार्ट 2 था, उसमें आरक्षित रोजगार, महिलाओं को अधिकार, तो ये एक कार्ड था। और उसके बाद जो स्टूडेंट थे उनको स्वयं सहायता निश्चय भत्ता योजना, जो ये सब डायरेक्टली बेनिफिट थे, इसलिए ये ज़्यादा उस तरह। प्रधानमंत्री आवास योजना, जी सर, ये मैं राज्य के स्तर पर बता रहा हूँ। बाकी प्रधानमंत्री आवास योजना, स्वनिधि योजना, ये सब भी काम किए हैं, मैं राज्य के स्तर पर सर बता रहा हूँ। केंद्र की 3 फ्लैगशिप स्कीम का उल्लेख कीजिए। सर मनरेगा, PM किसान और प्रधानमंत्री आवास योजना। मनरेगा को BBG राम जी कहा गया, विकसित भारत जी राम जी योजना। तो कैसे एक वेज एम्प्लॉयमेंट को आजीविका मिशन से कैसे जोड़ा जाए? आजीविका कहाँ दे रही है? 125 दिन का वेज एम्प्लॉयमेंट है। यस, क्या आप इसमें जस्टिफिकेशन? सर इसका ये मूल उद्देश्य है कि जो ग्रामीण भारत है वहाँ पे विकसित जो ग्रामीण भारत में मेजॉरिटी लोग कृषि पर हैं। तो जब कृषि होने के बाद लोग खाली हो जाते हैं, उस समय उनके लिए आजीविका का साधन हो। इसलिए क्योंकि रबी खरीफ और जायद के बाद मतलब लोग जो ग्रामीण भारत में वो लोग खाली रहते हैं, उनको कोई काम नहीं रहता है। तो ये फोकसली यही किया जा रहा है अप्रत्यक्ष रूप से कि जब वो लोग ना खाली हो, ना कुछ काम हो, उसके लिए उनको आजीविका का साधन रहे। विकसित भारत जी राम आजीविका तो एक मतलब एक सेल्फ एम्प्लॉयमेंट है। यस सर। तो ये सेल्फ एम्प्लॉयमेंट में कैसे हेल्प कर रही है? सेल्फ एम्प्लॉयमेंट में सर जैसे उनको जब विकसित भारत जी राम जी योजना के तहत उनको सरकार रोजगार दे रही है। सेल्फ एम्प्लॉयमेंट का सर मैं भी जोड़ नहीं पा रहा हूँ, सॉरी सर। अच्छा, इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन के किस आर्टिकल में राइट टू वर्क प्रोवाइड किया गया है? काम का अधिकार।
काम का अधिकार सर डीपीएसपी में है, आर्टिकल नहीं याद है सर। काम का अधिकार डीपीएसपी में है सर, उसमें कि सभी को काम का आर्टिकल 41 क्या है? एग्जैक्टली सर मुझे आर्टिकल नहीं याद है, सॉरी सर। बिहार के जो सरहदी जिले हैं, यस उनकी क्या समस्या है? सर, बिहार के सरहदी जिलों में जैसे ये जो नेपाल से लगे, उनकी प्रथम समस्या सर वहाँ बाढ़ बहुत आती है नेपाल से लगे इलाकों में। दूसरी समस्या है सर क्राइम, और थर्ड समस्या है सर कि जो वहाँ पे जैसे नेपाल लोगों के साथ उनके रिश्ते भी अपने हैं, तो उनको प्रॉब्लम होती है क्योंकि अभी काफ़ी मतलब उनको आने जाने में अब प्रॉब्लम हो रही है। इस समय काफ़ी सख्ती बरत दी गई है। इस समय जो 3 समझ में आ रहे हैं मेरे हिसाब से सर, ये 3 मुझे भारतीय मूल के लोगों को वहाँ मधेसी क्यों कहा जाता है नेपाल में? सर सॉरी सर, इसके बारे में नहीं पता। बिहार में एक बहुत ही चर्चित मंदिर बनाया जा रहा है बिहार में। यस सर। कहाँ पर और क्या है उसका? सर 2 मंदिर बनाए जा रहे हैं। मुझे आप ये समझ नहीं आ रहा आप कौन सा करें। एक है पुनौरा धाम सीतामढ़ी में, सेकंड सर विष्णुपाद मंदिर गया में। तो ये पुनौरा धाम जो सीतामढ़ी में बन रहा है, यस सर, इसका क्या कनेक्शन है अयोध्या से? सर वो अयोध्या से, क्योंकि भगवान राम अयोध्या के थे और माता सीता सीतामढ़ी की थी, और तो मिथिला क्षेत्र से विवाह करके हमारे अयोध्या में थी। आपके कोई बहुत नज़दीक के दोस्त हैं या रिश्तेदार हैं? यस सर। और वो डिजिटली अरेस्ट हो गए? डिजिटली, यस सर। और उन्होंने बीच में ही कैसे फ़ोन किया आपको? आप क्या सुझाव देंगे उन्हें? सर्वप्रथम सर उनको ये कहेंगे कि आप उनको डिजिटली अरेस्ट होने के बाद उनको कुछ पैसे मत भेजिएगा। वो पैसे मांगेंगे, पैसे आप उनको मत भेजिए, मेरा पहला सुझाव है। सेकंड, उनको नंबर प्रोवाइड कराऊंगा जो साइबर सुरक्षा से रिलेटेड होगा। उनको बोलूँगा इस नंबर पे आप किसी दूसरे मोबाइल से या उस मोबाइल से या किसी भी पहले सूचना। ये कहेंगे कि अरे डिजिटली अरेस्ट कुछ नहीं होता, पहले कट करिए। नहीं सर, डिजिटली अरेस्ट अगर नहीं हो, जैसे सर ये डिजिटली अरेस्ट का तो वैसे आजकल बहुत ज़्यादा फेक चल रहा है सर। लेकिन सर जैसे रैंसम वगैरह के लिए लोग क्या करते हैं, जैसे आपको एक मालवेयर भेज के आपके टैब को या मोबाइल को लॉक कर देंगे और आपसे रैंसम मांगेंगे कि इतना पैसे दीजिए, तब आपके ओपन होगा। तो आप जब तक वो पैसा नहीं देंगे तब तक ओपन नहीं होगा। तो बाकी फेक भी होता है सर। मैं ये बता जेन्युइन डिस्कनेक्ट करने का सजेशन नहीं देंगे कि एनी हाउ आप डिस्कनेक्ट कर दीजिए, सब मामला खत्म? नहीं सर, अगर डिस्कनेक्ट करने पे पूरा आप जो भी आपका फ़ोन या अगर वो उचित तौर पे जो डिजिटल अरेस्ट का जैसे सर अगर वो हुआ है तो आपका पूरा करप्ट हो जाएगा पूरा। अगर आप कुछ और करना चाहेंगे तो काम ही नहीं करेगा, तो हो जाए करप्ट। जैसे ये मोबाइल है, ये बंद हो गया और इसी से किसी ने डिजिटली अरेस्ट किया है। सर अगर मोबाइल वैल्यूएबल है इंसान नहीं, ये बंद हो गया, मैलवेयर फिर इसको खुलवा लेंगे। चलिए एक और एस्पेक्ट है। ओके सर। वो एस्पेक्ट ये है कि लोग मतलब बहुत डिजिटली लिटरेट ही नहीं, बहुत पढ़े लिखे लोग, रिटायर्ड लोग, ऑफिसर्स, यस सर, ये इसमें कैसे क्या है पीड़ित हो जा रहे हैं? सर जो रिटायर्ड लोग हैं वो टेक्नोलॉजी पर पहले के टेक्नोलॉजी पर इतना सजग नहीं है, क्योंकि पहले टेक्नोलॉजी इतनी मतलब नई टेक्नोलॉजी जैसे एआई हुआ, अन्य टेक्नोलॉजी प्रति इतने नहीं सजग थे। क्योंकि जो नई पीढ़ी है वो सजग है, जो नई पीढ़ी है वो बहुत कम इस बारे में फंस रही है। लेकिन जो डिजिटली कम लिटरेट हैं वो इस बारे में फंस रहे हैं, नए लोग भी। सुप्रीम कोर्ट ने शर्जील इमाम और एक और हैं उनको जमानत देने से उमर खालिद को मना कर दिया। यस सर। क्या मामला है ये? सर उन्होंने वो जेएनयू में पढ़ते थे, और मैं उमर खालिद को बता रहा हूँ पहले सर। वो जेएनयू में पढ़ते थे, उनके ऊपर आरोप है कि वो देश विरोधी नारे लगाए, और उसके बाद फिर दिल्ली दंगों में उनका नाम आया। इन 2 बातों पे उन पे मुकदमा चल रहा है। दिल्ली दंगों यूएपीए के तहत उन पे आरोप है, इसीलिए उनको मना कर दिया। और शर्जील इमाम सर उन्होंने ये इन पे ये आरोप है सर
कि इन्होंने। अच्छा, आपसे पूछा जाए कि वो मास्टरमाइंड है कौन सर? और ये उमर खालिद और सरजील इमाम, जेएनयू और आईआईटी के स्टूडेंट हैं, उनको टेररिस्ट की तरह उनको ट्रीट करना ठीक है? सर उनको देख के जितना मैं देखा हूँ, पढ़े लिखे लोग लगते हैं, सब लोग लगते हैं, लेकिन सर इससे ये नहीं साबित होता कि वो क्राइम नहीं कर सकते। इसकी पूर्णतः जांच हो, अगर जांच में वो पाए जा रहे हैं, निष्पक्ष जांच हो कि अगर उन्होंने क्राइम किया है तो उनको सजा मिलनी चाहिए। बाकी सर देखने में तो पढ़ने लिखते लगते हैं, बात भी सही करते हैं सर उस तरह, लेकिन उन्होंने अगर कुछ क्राइम किया है तो उसकी सजा उनको मिलनी चाहिए। यूएपीए 1967 का कौन सा ऐसा सेक्शन है यस जिसको सुप्रीम कोर्ट ने बेस बनाकर उनको बेल देने से मना कर दिया? सॉरी सर, मुझे इस बारे में नहीं पढ़ा। ये कानून जो है 2008 के मुंबई आतंकी हमले के बाद, यस, इसमें क्या चेंज किया गया? सॉरी सर, ये पढ़ा था लेकिन अभी भूल गया हूँ सर, रिकॉल नहीं कर पा रहा हूँ, सॉरी। ये मनी लॉन्ड्रिंग क्या होती है? सर मनी लॉन्ड्रिंग अवैध तरीके से आप जो अवैध मनी है उसको वैध बनाना मनी लॉन्ड्रिंग कहलाता है। क्रिप्टो करेंसी भी, इससे भी मनी लॉन्ड्रिंग हो रही है क्या? यस। क्या है क्रिप्टो करेंसी? क्या है क्रिप्टो करेंसी? एक तरह की आभासी मुद्रा है जिसको, जैसे इसमें कई तरह के रिपल, बिटकॉइन, ये सब क्रिप्टो करेंसी है। इस भारत में इसकी मान्यता नहीं मिली है सर, ये आभासी मुद्रा है। मान्यता नहीं मिली है लेकिन रोक भी नहीं है। यस सर। फिजिकल करेंसी से क्रिप्टो करेंसी कैसे अलग होती है? सर फिजिकल करेंसी, जैसे अगर फिजिकल करेंसी आरबीआई के तहत जारी होती है और इसको वो अदा करने का वचन देता है कि आप 10 रुपये का लाएं, अगर ये बंद भी हो गया तो हम देंगे। ठीक है, क्रिप्टो करेंसी कौन जारी करता है? क्रिप्टो करेंसी से कोई जारी नहीं करता सर, वो सभी के पास अलग अलग वितरित होता है। वो कहा जाता है कि तोशी नाकामोतो उन्हें बनाया था, लेकिन इसमें किसी एक का रोल नहीं होता सर। इसमें क्रिप्टो क्या है? व्हाट इज क्रिप्टो? क्रिप्टो सर जैसे एक की होती है, उसको आप जो उसको सॉरी सर अभी याद नहीं है मुझे, थोड़ा बहुत पता है, कहीं सर बताएं, मुझे ज़्यादा नहीं पता इस बारे में, सॉरी सर। दिल्ली और गुड़गांव के जो लोग हैं ये देश में बहुत ज़्यादा क्रिप्टो करेंसी में बिजनेस कर रहे हैं। यस। ऐसा क्यों है? क्योंकि सर महानगर क्षेत्र में कई तरह की मतलब ब्लैक मार्केटिंग भी होती है, कई तरह की अन्य चीज़ें। तो चेन्नई भी है, हैदराबाद भी है, वो लोग नहीं कर रहे हैं, वो भी महानगर है। सर इसके कारण कुछ अन्य हो सकते हैं जो मुझे कारण अभी लगा था कि ये ब्लैक बिहार में प्रस्तावित नए जो एक्सप्रेसवे हैं वे कौन कौन से हैं? सर एक गोरखपुर से जा रहा है सिलीगुड़ी एक्सप्रेसवे, एक सर गया से औरंगाबाद, पहले गया से था लेकिन अब औरंगाबाद से कर दिया, बनारस से जयनगर एक्सप्रेसवे। एक सर एक और सर चल रहा है जो गया से जाएगा डोभी में, वहाँ इंडस्ट्रियल कॉरिडोर बनेगा, लेकिन उस एक्सप्रेसवे का मुझे अभी नाम नहीं याद है। और एक सर आरा से चल रहा है, वो जाएगा भागलपुर तक पटना होते हुए सर, ये मुझे सर अभी याद है। ठीक है, आपका इंटरव्यू पूरा हुआ, थोड़ी देर बाद आप आइए। थैंक यू सर, थैंक यू।